हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्ष नॉलेज हब। बहुत दिनों बाद ये वीडियो मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। बहुत सारे काम में बिजी रहने की वजह से आपको मैं इम्पोर्टेंट वीडियोज़ नहीं दे पाया, इसलिए सॉरी। तो इस वीडियो में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रोपाउंडर हैं मिस्टर F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, उनके बारे में जानेंगे। तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जन्म 1956 में फिलाडेल्फिया यूएसए में हुआ था। उन्होंने एक स्मॉल मशीन मेकिंग शॉप में अपना काम शुरू किया, करियर शुरू किया 1870 में, और उन्होंने बाद में वो चीफ इंजीनियर ऑफ मिडवेल स्टील वर्क्स के चीफ इंजीनियर बन पाए थे। उन्होंने बहुत सारे पोजीशन में काम किया था और उन्होंने सभी काम को पूरा डिटेल ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने देखा कि जो काम करने का जो मेथड्स है या तरीका है बहुत ही मोनोटोनस या बोरिंग है। तो उन्होंने महसूस किया कि इसकी वजह से बहुत सारे मटेरियल वेस्टेज हो रहे हैं प्रोडक्शन में। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एक ऐसा तरीका निकालने के लिए जिससे कि काम अच्छी तरह से हो सके। देन टेलर अप्लाइड साइंटिफिक रीजनिंग टू मैनेजमेंट एंड ही रिप्रेजेंटेड ए पेपर द पीस रेट सिस्टम इन 1895। तो टेलर ने मैनेजमेंट के केस में साइंटिफिक रीजनिंग अप्लाई किया और उन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया था जिसे पीस रेट सिस्टम कहा जाता है। 1895 में उन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम था शॉप मैनेजमेंट 1903 में, और प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट उन्होंने 1911 में प्रेजेंट किया था। जो टेलर की जो सोच थी, फिलोसॉफी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, उनके जो समय के जो कॉन्टेम्प्रेरी एक्सपर्ट्स थे जैसे कि इमर्सन, हेनरी गेंट, फ्रैंक गिलब्रेथ और अदर्स ने उसको बहुत ही डेवलप किया। अब आते हैं मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट इम्प्लाइज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू द मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। इट स्ट्रेसेस द नीड फॉर रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल टेक्निक बाय साइंटिफिक टेक्निक ऑफ वे ऑफ डूइंग इट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि हम मैनेजमेंट के क्षेत्र में साइंस को अप्लाई करते हैं, साइंटिफिक थिंकिंग को अप्लाई करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि ट्रेडिशनल टेक्निक के जगह पर हम साइंटिफिक टेक्निक को अप्लाई करेंगे जिससे कि काम को और अच्छी तरह से किया जा सके। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे डेफिनेशन हैं, हम F.W. टेलर के डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट इन द चीपेस्ट वे। साइंटिफिक मैनेजमेंट का अर्थ है कि हम ये जानते हैं कि काम कैसे करना है और उसको सबसे कम खर्च में और सबसे अच्छे तरीके में करने की कोशिश करते हैं। द ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ वर्क एंड एनालिसिस ऑफ वर्क इनटू इट्स सिंपलेस्ट स्टेटमेंट एंड द सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्कर्स परफॉर्मेंस ऑफ ईच एलिमेंट। ये पीटर ड्रकर का डेफिनेशन है। उनका कहने का मतलब है साइंटिफिक मैनेजमेंट हम वर्क को स्टडी करते हैं, वर्क को एनालिसिस करते हैं, उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स में उसे बांटते हैं और हर एक छोटे एलिमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि पूरा होल वर्क इम्प्रूव हो सके। अब आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर के बारे में। मतलब F.W. टेलर ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है साइंटिफिक मैनेजमेंट को। ही अप्लाइड साइंटिफिक रीजनिंग टू मैनेजमेंट। उन्होंने मैनेजमेंट के क्षेत्र में साइंटिफिक रीजनिंग या थिंकिंग को अप्लाई किया। ही पब्लिश्ड ए स्टडी ऑन पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने एक स्टडी पब्लिश किया जिसे कहते हैं पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ही एम्फसाइज ऑन एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स फॉर टैकलिंग प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया। मैनेजमेंट के बारे में सो फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर वांटेड टू रिप्लेस द ओल्ड मेथड ऑफ वर्क ऑफ डूइंग वर्क। ही insisted that each job in the organization should be based on scientific inquiry and not on experience, trial and error. There must be thinking before doing, which is not in the case of rule of thumb. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल कहता है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब हम जो पुराने तरीके से काम को करते आ रहे हैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हम साइंटिफिक टेक्निक से स्टडी करेंगे कि जो तरीका है काम करने का वो सही है या नहीं है, साइंटिफिक है या नहीं। अगर वो सही होगा तो उसे एक्सेप्ट करेंगे या फिर साइंटिफिक टेक्निक से कुछ नया तरीका निकालेंगे जो कि बेस्ट हो। देन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड।
This principle states that there should be complete cooperation between management and worker. Both the sides should develop mutual trust and understanding between themselves. Generally, organizations have two groups of people, workers group and the management group. Management try to increase profit and not meeting aspirations of the workers. The workers feel that management is exploiting them by underpaying them. Taylor wanted that there should be a mental revolution, which means complete change in attitude of and outlook of each other. तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कहने का मतलब है कि जब तक मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच कोऑपरेशन नहीं रहेगा तब तक साइंटिफिक मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो जनरली क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, एक है मैनेजमेंट, दूसरा है वर्कर्स। मैनेजमेंट से होता है कि वर्कर लोग काम नहीं करते, मशीन या रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि वर्कर्स सोचते हैं कि हम मेहनत करते हैं और सब प्रॉफिट्स मैनेजमेंट अपने हाथों में ले लेता है, जिससे कि हमें कुछ नहीं मिल पाता। तो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच जो ये विरोधी विचारधारा है उसको बदलना पड़ेगा। उनको एक आपस में विश्वास या ट्रस्ट की सृष्टि करनी होगी, तभी जाकर साइंटिफिक मैनेजमेंट पॉसिबल हो सकता है। देन आता है थर्ड प्रिंसिपल्स, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट every activity in the organization should be carried out with the spirit of mutual cooperation. Taylor wanted that managers and workers should set targets through mutual consultation, and management should take workers into confidence while devising policy for them. The cooperation will bring positive response of workers for achieving standard target. तो इस प्रिंसिपल के अनुसार हम इंडिविजुअलिज्म ना करके कोऑपरेशन को ध्यान देंगे। इसका मतलब हर एक एक्टिविटीज़ में वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच कोऑपरेशन होगा। जब मैनेजर्स लोग कोई टारगेट फिक्स कर रहे हैं तो वर्कर्स को भी साथ में लेंगे, उनके साथ कंसल्ट करके टारगेट फिक्स करेंगे, तभी आपस में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वर्कर्स भी पूरा मन लगाकर काम करेंगे। देन डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इज लिंक्ड टू देयर प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। This principle states that there should be proper selection of worker based on test and interview, and the selected workers should be given adequate training to undertake the work properly. तो फोर्थ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, वर्कर को डेवलप करना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कितना एफिशिएंटली काम करेगा डिपेंड करता है कि वर्कर्स कितने एफिशिएंट हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के हिसाब से जब वर्कर्स का सिलेक्शन किया जा रहा है उसमें हम साइंटिफिक टेक्निक से उनका सिलेक्शन करेंगे, टेस्ट इंटरव्यू लेकर सिलेक्शन करेंगे, और जो सिलेक्टेड वर्कर है उनको काम सौंपने से पहले उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि उनको पूरी तरह डेवलप किया जा सके। उनके अंदर की जो कैपेबिलिटीज़ ये हैं या पोटेंशियलिटीज़ हैं उसको डेवलप किया जा सके ताकि वो जॉब में अपने कैपेबिलिटीज़ को यूज़ कर सकें, फ्यूचर में हायर लेवल के जॉब को भी कर सकें। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम जो क्या क्या टेक्निक मैनेजमेंट के केस में यूज किया जाता है उस सबको स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है फंक्शनल फोरमैनशिप। टेलर सजेस्टेड दैट different activities should be undertaken by specialists only. They suggested that two functions of planning and production should be separated. The planning department should concentrate on planning and tasks and issuing instruction to the workshop for implementing them, and production work should be undertaken by those who are specialists in it. Undertaken by the department, and Taylor suggested that each department should have functional experts to supervise, and Taylor stressed on minimum 8 specialists or functional experts to supervise and give orders to activities. तो फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट टेलर ने शुरू किया। उनके अनुसार प्लानिंग और प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको अलग कर दिया जाएगा। एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा जो कि काम को किस तरह से किया जाए उसका प्लान बनाएगा, उसका इंस्ट्रक्शन इशू करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो जो इंस्ट्रक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने दिया है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो उनके हिसाब से प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों में फंक्शनल स्पेशलिस्ट होंगे जिससे कि काम को अच्छी तरह से किया जा सके। तो प्लानिंग उनके हिसाब से 8 फंक्शनल स्पेशलिस्ट होंगे, 4 होंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट में और बाकी 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो फर्स्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत पहला फंक्शनल स्पेशलिस्ट होगा रूट क्लर्क, टू ले डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड डायरेक्ट द वर्कर्स टू फॉलो द सेम। जो रूट क्लर्क होगा वो क्या करेगा, किस एक्टिविटीज़ किस ऑपरेशन के बाद कौन सा ऑपरेशन होगा उसका सीक्वेंस वो डिसाइड करेगा और वर्कर्स को डायरेक्शन देगा कि वो उस रूट को फॉलो करें। देन सेकेंड फंक्शनल स्पेशलिस्ट आता है प्लानिंग डिपार्टमेंट में इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टू ले डाउन द एग्जैक्ट मेथड ऑफ डूइंग वर्क
use of tools and equipment and the optimum speed at which machines are to be worked etc. तो जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन से मेथड से काम होगा और किस तरह से टूल्स एंड इक्विपमेंट को यूज़ किया जाएगा, कितने स्पीड से मशीन काम करेंगे, वो सब. नेक्स्ट थर्ड फंक्शनल स्पेशलिस्ट है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. To keep records of time spent by different workers on different jobs and give necessary instruction to workers regarding the time and rate and also to obtain proper return of work from them. तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो होगा वो डिसाइड करेगा कि वर्कर वो रिकॉर्ड करेगा कौन से वर्कर कौन से काम में कौन से जॉब में कितना समय यूज़ कर रहा है और उनको इंस्ट्रक्शन देगा टाइम और रेट ऑफ पे के बारे में और उनसे काम भी वसूल करेगा. Then shop disciplinarian to deal with cases of breach of discipline and absenteeism. एक शॉप डिसिप्लिनरियन रहेगा प्लानिंग डिपार्टमेंट में, वो डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, देखेगा कि जो लोग डिसिप्लिन ब्रेक कर रहे हैं उन पर पनिशमेंट भी वो दे सकता है, जो लोग एब्सेंट कर रहे हैं उन पर वो ध्यान देगा. नेक्स्ट 4 फंक्शनल स्पेशलिस्ट आते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. पहला है गैंग बॉस टू असेंबल द सेट ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स एंड टूल्स टू एनेबल द वर्कर्स टू बिगिन देयर वर्क इमीडिएटली आफ्टर एंटरिंग द शॉप. तो फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट होगा गैंग बॉस, जो कि वर्कर्स लोगों के आने से पहले सभी तरह के टूल्स इक्विपमेंट को रेडी करके रखेगा ताकि वर्कर आते ही अपना काम शुरू कर सकें. देन स्पीड बॉस टू एंश्योर दैट मशीन्स आर रन एट देयर ऑप्टिमम डिजायर्ड स्पीड. तो स्पीड बॉस जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो डिसाइड करेगा कि जो पहले से डिसाइडेड स्पीड है मशीन उतने ही स्पीड से चलना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं. Then repair boss to ensure regular cleaning, servicing and repairs of machine to keep them in efficient working condition. रिपेयर बॉस का काम होगा कि वो रेगुलरली मशीन का क्लीनिंग, सर्विसिंग, रिपेयर आदि करवाए ताकि वर्कर एफिशिएंटली काम कर सकें. इंस्पेक्टर टू एंश्योर दैट द वर्कमैन डू द वर्क ऑफ रिक्विजिट क्वालिटी एंड जॉब आर एग्जीक्यूटेड एज पर स्पेसिफिकेशन. इंस्पेक्टर का काम होगा कि जिस तरह से जिस क्वालिटी का काम होना चाहिए और जैसा स्पेसिफिकेशन है उस अनुसार काम हो रहा है या नहीं. नेक्स्ट आपका टेक्निक आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन आर वाइटल कंपोनेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट फैक्टर्स एंड देयर मे बी स्टैंडर्ड ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड बाय एवरी वर्कर. इन द सेम वे स्टैंडर्ड मे ऑल्सो बी सेट फॉर रॉ मटेरियल्स, मशीन, टूल्स, कंडीशन ऑफ वर्क, टेक्निक्स, weight measure etc. Standardization of output is possible if standard is maintained right from selection of tools, equipment, materials etc. to the standard of quality. अच्छा, स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन भी इम्पोर्टेंट पार्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट के. स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स हम हर एक चीज़ के लिए स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, मटेरियल, मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स आदि, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो. स्टैंडर्डाइजेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. टू रिड्यूस द गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप एंड साइज. स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर हम प्रोडक्ट का जो टाइप्स एंड साइजेस को फिक्स कर देते हैं. टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट एंड आउटपुट अमंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड डिपार्टमेंट. तो हम हर एक जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है उनको स्टैंडर्डाइज करते हैं ताकि एक डिपार्टमेंट का मैन्युफैक्चर्ड पार्ट को हम दूसरे डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट में भी यूज कर सकें. टू सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर मैन, मटेरियल, क्वालिटी स्टैंडर्ड एक्सेट्रा. तो स्टैंडर्डाइजेशन के अंतर्गत हम हर एक वर्कर के लिए स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, मटेरियल का स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करते हैं. नेक्स्ट आता है सिंप्लीफिकेशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ए लिमिटेड नंबर ऑफ टाइप्स एंड साइजेस, वेराइटीज एंड ग्रेड्स ऑफ आर्टिकल फॉर प्रोडक्शन with the object of better control and elimination of waste resulting in ultimate economy and ease in manufacture. तो सिंप्लीफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम टाइप, साइज एंड वेराइटी को लिमिटेड करते हैं ताकि प्रोडक्शन पर बेटर कंट्रोल रखा जा सके, वेस्टेज को कम किया जा सके और ओवरऑल प्रोडक्शन में इकोनॉमी या कॉस्ट सेविंग हो सके. देन देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं. फर्स्ट है इकोनॉमी इन द यूज ऑफ मशीन. मशीन के यूज में हम इकोनॉमी मेंटेन करते हैं. नेक्स्ट है इकोनॉमी इन द यूज ऑफ स्टाफ. स्टाफ जैसे कम से कम स्टाफ में काम हो सके उसकी कोशिश करते हैं. ब्रिंगिंग डाउन द लेबर कॉस्ट. लेबर कॉस्ट को भी कम करने की कोशिश करते हैं. देन नेक्स्ट आता है फैटिग स्टडी. फैटिग मीन्स टायर्डनेस. फैटिग स्टडी इज अंडरटेकन फॉर द फॉलोइंग. हम फैटिग स्टडी क्यों करते हैं?
टू डिसाइड अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट पॉजेस, मतलब हम कितने फ्रीक्वेंसी में वर्कर को रेस्ट देंगे उसको डिसाइड करने के लिए फैटिग स्टडी किया जाता है। टू स्टडी अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट पॉजेस, हर एक रेस्ट पॉज कितने समय का होगा ड्यूरेशन फिक्स करने के लिए फैटिग स्टडी किया जाता है। टू डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ रेस्ट पॉजेस, कितना मतलब एक दिन में कितना रेस्ट पॉजेस दिया जाएगा उसके लिए हम फैटिग स्टडी करते हैं। तो हम जानते हैं ऑलरेडी ह्यूमन बींग्स का फिजिकल और मेंटल सेटअप अलग होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वो काम करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन लेंगे तो वो टायर्ड होंगे, तो उनको अगर ठीक समय पे रेस्ट दिया जाए तो वो इम्प्रूव कर सकते हैं। सो टेलर का कुछ ओपिनियन था इस बारे में। टेलर ओपिन दैट मैनेजर शुड नॉट फिक्स रेस्ट पॉजेस आर्बिट्रेरली, इट शुड बी साइंटिफिकली decided. A worker should be observed while working on the job and his performance should be noted down. It should be observed when the efficiency of worker start declining and he needs a break. This time can be noted to decide frequency of rest pauses and after how much interval the worker becomes fresh again. When the rest pauses and frequency is decided about observing the worker, this will be more scientific. तो टेलर का कहना था कि जब हम फैटिग स्टडी कर रहे हैं तो रेस्ट पॉजेस को यूं ही मैनेजर अपने मन मर्जी से डिसाइड नहीं करेगा, वो साइंटिफिकली स्टडी करके डिसाइड करेगा। इसके लिए वो एक एवरेज वर्कर लेगा और उसको स्टडी करेगा कि वो कितने समय में टायर्ड हो रहा है, जिस समय उसको रेस्ट की आवश्यकता है, तो हम उस टाइम को नोट कर सकते हैं और उतने समय बाद उसको रेस्ट दे सकते हैं। उसी तरह कितना समय रेस्ट देने के बाद वर्कर फिर से रिफ्रेश हो रहा है, उसके बेसिस पर हम ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट पॉज भी डिसाइड कर सकते हैं। Then method study. Method study, Taylor wanted to use the best only the best method of production instead of following rule of thumb method. He was of the view that various method of doing work should be studied and one giving more benefits at minimum cost and efficient use of resources should be selected. तो टेलर का कहना था कि एक बेस्ट मेथड से हम प्रोडक्शन करेंगे, ये ज़रूरी नहीं कि वो रूल ऑफ थंब हो, मतलब पुराना मेथड हो, तो इसलिए उन्होंने मेथड स्टडी के बारे में कहा है। तो मतलब काम करने का तरीका बेस्ट वन मेथड निकालने के लिए मेथड स्टडी किया जा सकता है। द मेथड विच गिव्स प्रोडक्शन कॉस्ट एट मिनिमम एंड गिव्स मैक्सिमम गेन व्हाइल मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सिलेक्टेड। तो हम उस मेथड को चूज करेंगे जिसमें कि कॉस्ट मिनिमम हो, कम से कम खर्च में उत्पादन का प्रोसेस हो सके और उसके साथ रिसोर्सेज का भी बेस्ट यूज होता हो। नेक्स्ट टेक्निक है टाइम स्टडी। द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी इज़ यूज टू डिटरमाइन द फॉलोइंग। हम टाइम स्टडी किस लिए करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए जॉब। एक जॉब को पूरा करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए वो डिसाइड करने में सहायता करता है। डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टारगेट ऑफ वर्कर का स्टैंडर्ड टारगेट फिक्स करने में सहायता करता है। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द वर्क, काम को करने के लिए कितने वर्कर की आवश्यकता है वो डिसाइड करने में सहायता करता है। कैटेगराइजिंग वर्कर अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी, वर्कर के एफिशिएंसी के आधार पर हम उसको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। सो ये स्टडी कैसे किया जाता है? टाइम स्टडी। टेलर सजेस्टेड दैट time taken for undertaking a job should not be decided arbitrarily or by intuition, rather it should be scientifically determined. He wanted that time study should be conducted to determine the standard time scientifically. He advocated that the time taken by an average worker to perform a job should be observed with a stopwatch watch in hand. The time taken by average worker to perform the job should be observed with a stopwatch in hand. The time taken by average worker for completing the job should be noted 100 times and then average time be determined. Thus time should be taken as an average time required for doing the job. तो टेलर का कहना था कि टाइम स्टडी करते वक्त हमें विशेष ध्यान देना है। एक एवरेज वर्कर को लेंगे, वो कितना टाइम ले रहा है काम करने में उसको स्टडी करेंगे, उसी वर्कर को हम 100 टाइम्स उसके टाइम को स्टडी करेंगे और जो टाइम हमें मिलेगा उसका एवरेज निकालेंगे और उसी को स्टैंडर्ड टाइम के तौर पर लेंगे। देन आता है मोशन स्टडी। दिस स्टडी इज कंडक्टेड टू ऑब्जर्व एंड डिसाइड द फॉलोइंग। मतलब मोशन स्टडी किस लिए किया जाता है? टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर व्हाइल ऑन जॉब। काम करते वक्त एक वर्कर क्या का मूवमेंट करता है उसको स्टडी किया जाता है। टू डिटरमाइन द प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर।
मतलब वर्कर जब काम कर रहे हैं उसका कौन कौन सा मूवमेंट प्रोडक्टिव है और कौन कौन सा अनप्रोडक्टिव हो वो डिसाइड किया जाता है। मतलब जो किसको हम प्रोडक्टिव मूवमेंट कहेंगे, जिससे कि एक्चुअली में काम के लिए जो मूवमेंट जरूरी है वो प्रोडक्टिव मूवमेंट है, और अननेसेसरी मूवमेंट को अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कहा जाएगा। कटिंग डाउन द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, उसके बाद क्या किया जाएगा, जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है वर्कर का उसको कम कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। डिजाइनिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, और टूल्स एंड इक्विपमेंट को हम ऐसे डिजाइन करेंगे ताकि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को हटाया जा सके। In order to conduct motion studies, Taylor suggested that an average worker working on job should be observed his movement while taking up. The tasks should be noted down. The movement of worker, how many times he bends down, what are the movements on different sides should be observed and noted down. The movement should be divided into productive and unproductive movement, and efforts should be made to avoid or reduce the unproductive movements. तो टेलर का कहना था कि मोशन स्टडी किस तरह किया जाएगा। एक एवरेज वर्कर को लिया जाएगा, उसके हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बाद उसके मूवमेंट में से प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट डिसाइड किया जाएगा, और कोशिश किया जाएगा कि फ्यूचर में वो वर्कर अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ना करे। तो इससे क्या होगा, उसका एनर्जी बचेगा और कम समय में वो काम कर सकेगा। ये था हमारा टेक्निक्स। और नेक्स्ट आता है differential piece width system. Taylor was of the view that differential piece rates should be paid to efficient and inefficient worker. In his opinion, the efficient worker will get motivated when he gets higher wages, and inefficient worker will try to improve his output for getting higher wages. In this method, wage rate is fixed for standard work, and the worker producing standard output should get the standard wage rate, and the worker producing more than standard output will get higher wages than the standard rate, and the worker producing lower than the standard output will be पेड लोअर वेज रेट। तो डिफरेंशियल पेज वेज सिस्टम के हिसाब से वर्कर का उसका मतलब एफिशिएंसी के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स किया जाएगा, जो व्यक्ति स्टैंडर्ड टाइम में काम करेगा, स्टैंडर्ड वर्क परफॉर्म करेगा, उसको स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। जो वर्कर मोर देन स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस देगा उसको हायर रेट पेमेंट किया जाएगा, और जो लेस देन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देगा उसको लो रेट दिया जाएगा। इससे ये होगा कि एफिशिएंट वर्कर खुश होगा हायर रेट पाके, और इनएफिशिएंट वर्कर अपना एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है मेंटल रिवोल्यूशन। द टेक्निक ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन एम्स एट द फॉलोइंग। मेंटल रिवोल्यूशन का मेन मोटिव ये होता है, देयर शुड बी एटीट्यूड चेंज अमंग वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वर्कर और मैनेजमेंट का एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है। देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वर्कर और मैनेजमेंट के बीच कोऑपरेशन की आवश्यकता है। बोथ द साइड्स शुड अवॉइड सस्पेक्टिंग द अदर। हर एक मतलब वर्कर और मैनेजमेंट का जो आपसी जो शक है या अविश्वास है उसको दूर करने की आवश्यकता है। तो टेलर सजेस्टेड दैट देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, एंड वर्कर्स फील्स द मैनेजमेंट वांट्स टू गेट more and more work from them. They are overburdened and are paid less, and management on the other hand feels that workers try to work less and damage equipment, complaining the working condition, demand higher wages. Taylor stressed that there is a need to change the attitude of worker and management instead of suspecting the intention of each other. तो जनरली टेलर का कहना था कि वर्कर और मैनेजमेंट के बीच हरदम एक कॉन्फ्लिक्ट या विरोधाभास रहता है। वर्कर को लगता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया जा रहा है, काम ओवरबर्डन हो जाने लेकिन पेमेंट कम मिल रहा है। मैनेजमेंट सोचते हैं कि वर्कर्स कम काम करना चाहता है, इक्विपमेंट को डैमेज करता है, वर्किंग कंडीशन के बारे में हरदम कंप्लेन करता रहता है, ज़्यादा वेजेस मांगता है। तो टेलर का कहना है कि जो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच जो ये विरोधी विचारधारा है उसको बदलने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मेन एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या कहा जाता है, प्रॉपर वे से प्लानिंग किया जाता है, साइंटिफिक मेथड से काम किया जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। साइंटिफिक मैनेजमेंट एंश्योर अवॉइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेस। साइंटिफिक मैनेजमेंट में हर तरह के लॉसेस एंड वेस्टेज को कम करने की कोशिश किया जाता है, और जिसके वजह से प्रोडक्शन
टाइम को और प्लानिंग को भी कम किया जा सकता है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होता है। देन बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन व्हिच इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंश्योर हायर क्वालिटी प्रोडक्ट। देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक एसेंशियल हिस्सा है, वो अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में सहायता करता है। देन बेनिफिट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन अडॉप्टेड अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट एनेबल्स टू अटेन बेनिफिट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। स्पेशलाइजेशन जो टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट में, इसके वजह से क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल हो पाता है। देन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट की वजह से लेबर और मैनेजमेंट का एटीट्यूड में चेंजेस आता है, दोनों आपस में सहायता करते हैं, उनके कोऑपरेशन आता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कम होता है। देन प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज प्रॉपर सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर, मिसफिट्स आर अवॉइडेड एंड राइट मैन इज गिवन ए राइट जॉब। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का और एक एसेंशियल फीचर है कि इसमें हम प्रॉपर वे से सिलेक्शन, प्लेसमेंट और रिक्रूटमेंट करते हैं वर्कर का, मिसफिट को हटाया जाता है, मतलब कोशिश किया जाता है कि जो सही व्यक्ति है उसी को वो काम मिले। देन बेटर वर्किंग कंडीशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स बेटर वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्क टू द वर्कर्स। तो देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट की वजह से बेटर वर्किंग कंडीशन वर्कर को मिल पाता है, वर्किंग आवर प्रॉपर होता है, रेस्ट पॉजेस मिलता है, वेंटिलेशन, लाइटिंग, फ्लोर स्पेस आदि की सुविधा दी जाती है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय एलिमिनेटिंग ऑफ अननेसेसरी मूवमेंट, मैन, मटेरियल, मशीन, एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, मोटिवेशन ऑफ मोटिवेटिंग लेबर टू वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, सुपरविजन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, साइंटिफिक मैनेजमेंट एनेबल्स द ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के वजह से मैन एंड मशीन और हर तरह के वेस्टेज को कम किया जाता है, अननेसेसरी मूवमेंट हटा दिया जाता है, मैन मशीन्स का लेबर को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो और एफिशिएंटली काम करे, और हर तरह के सुपरविजन पर ध्यान देता है, जिससे कि एफिशिएंसी में इम्प्रूव हो पाता है और हर जितने भी रिसोर्सेस हैं उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो पाता है। देन इंक्रीज wages. Under the scheme of scientific management, efficient workers get increased wages due to differential wage incentive plan as suggested by propounder of scientific management. The increased wage improve the standard of living of workers. साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा वेजेस मिलता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम की वजह से, जिसकी वजह से वो लोग और भी मोटिवेटेड होते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो नए व्यूअर्स हैं उनको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि फ्यूचर में हमारे वीडियोस उनको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय।